a warm welcome to this palpitating Tuesday, which is going to seal the fate of the capital city. Will the exit polls prove right? Will it be about Arvind Kejriwal or the success of the Narendra Modi and Amit Shah duo? Ground sentiments might be with Aam Aadmi Party, but BJP has not surrendered so far. So final countdown has begun and all eyes will now be on the EVMs. I'm Neelu Vyas and joined by my colleague Kavinder Sachan. स्वागत है आप सबका हमारे खास विशेष कवरेज पर, जहां पर दिन भर आज आपको दिखाएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे और जो उनके रुझान होंगे। साथ ही साथ अलग अलग हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जो कि अलग अलग मुद्दों पर वो बताएंगे कि असल में जो मतदाता ने रुख जाहिर किया है उसके मायने क्या है, तो बड़ी पार्टियों का भविष्य क्या होगा और कांग्रेस के लिए यहां पर मैं कहूं कि जिस तरह की लड़ाई थी वहां पर वो कितनी कमजोर या फिर पहले से कितनी मजबूत हुई है, उसके पीछे के कारण क्या है, पार्टियों की रणनीति कहां पर मजबूती के साथ दूसरे को हराती हुई नजर आई या फिर खुद उस रणनीति के फेर में पड़ते हुए पार्टियां हारती हुई नजर आई हैं। तमाम चर्चाएं होंगी अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। अब से कुछ देर में दिल्ली में शुरू होगी वोटों की गिनती। 9 जिलों में 14 काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली की 67% जनता ने दिया है रिकॉर्ड जनादेश। मैदान में कुल 673 उम्मीदवार, 63 महिला प्रत्याशियों की किस्मत भी दांव पर। दिग्गजों पर रहेगी सबकी नजरें। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से, जय माकन सदर बाजार, तो कृष्णानगर से किरण बेदी मैदान में। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत, बीजेपी दूसरे नंबर पर, कांग्रेस के अलावा मुकाबले में छोटे दल भी दे रहे हैं टक्कर। तो बता दें आपको कि वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और राजधानी के चुनाव मैदान में 673 उम्मीदवार इस बार मैदान में थे। मतगणना के लिए आयोग की तैयारियां पूरी हैं और 14 मतगणना सेंटर्स बनाए गए हैं। दिल्ली चुनाव नतीजों पर पूरे देश की निगाहें हैं। मतगणना में कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर खास तैयारियां की हैं। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के 9 जिलों में 14 मतगणना केंद्र बनाए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव में करीब 28,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है। सभी ईवीएम को मतगणना केंद्र में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखा गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी तो है, पूरा फुल प्रूफ सिस्टम होता है। उसके बाद जहाँ आपकी हमारी मशीनें हैं स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर, वो पूरा सिक्योर्ड एरिया है। वहाँ पर बिना आई कार्ड के या बिना ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के नॉट ए सिंगल पर्सन इज अलाउड टू एंटर। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआत पोस्टल बैलेटों की गिनती से होगी। इस बार चुनाव आयोग को करीब 44,000 पोस्टल बैलेट मिले हैं। इसके करीब आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए 14 काउंटिंग टेबल लगाए जाएंगे, यानी एक बार में 14 ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। इट इज एक्सपेक्टेड एक राउंड में 20, पहले राउंड में स्टार्टिंग में क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है तो 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। सब्सिक्वेंट राउंड में हमको 15 या 20 मिनट लगते हैं। कहीं भी जो मैक्सिमम जो मिनिमम लगेगा वो 3 घंटे में काउंटिंग खत्म हो जाएगी। मतगणना में उन मतदान केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा जिन पर ईवीएम में गड़बड़ी पाए जाने के कारण सोमवार को दोबारा मतदान कराया गया। पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर में बूथ नंबर 132 पर ईवीएम से मॉक पोल के आंकड़े को हटाया नहीं गया था, जबकि दिल्ली कैंट के डीआईडी लॉन्स इलाके में बूथ संख्या 31 पर ईवीएम में गड़बड़ी के कारण पर्यवेक्षक सही रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए। विपिन चौहान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे और जो रुझान आएंगे उसकी लाइव कवरेज आप देख पाएंगे राज्यसभा टीवी पर, जहां पर हमने खास इंतजाम किए हैं और सटीक विश्लेषण के जरिए यही बताएंगे कि असल में जो रुझान या नतीजे सामने आ रहे हैं उसके पीछे के मायने क्या हैं और भविष्य की तस्वीर कैसी और क्यों होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की शानदार कवरेज के बाद राज्यसभा टीम एक बार फिर तैयार है सबसे तेज, निष्पक्ष और सटीक रुझान और नतीजे दिखाने के लिए। मंगलवार सुबह 7 बजे से दिन भर जारी रहेगी चुनावी नतीजों पर खास पेशकश। हमारे अनुभवी रिपोर्टरों की टीम सभी 14 मतगणना केंद्रों से भेजेगी सबसे तेज और सटीक नतीजे। राज्यसभा टीवी के संवाददाताओं की टीम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दफ्तरों से बताएगी पार्टियों के मन की बात। राज्यसभा टीवी स्टूडियोज में हमारे भरोसेमंद एंकर हिंदी और अंग्रेजी में आप तक पहुंचाएंगे पल पल बदलती तस्वीर। हमारे साथ होगा देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल
जो करेगा नतीजों का निष्पक्ष विश्लेषण। राज्यसभा टीवी का खास कंट्रोल रूम कॉल जुड़ा है दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों से। यहीं से राज्यसभा टीवी पर आपको हर सीट के पल पल के रुझान दिखेंगे। निष्पक्षता और सटीकता राज्यसभा टीवी का इतिहास रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। राज्यसभा टीवी की कवरेज पर लगी भरोसे की मुहर। इसी शानदार इतिहास के साथ हम फिर हाजिर हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ। तो सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजों के लिए देखना ना भूलें लोकतंत्र 2015 मंगलवार सुबह 7 बजे से दिन भर लगातार। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो लगातार आपको दिखाएंगे हम चुनावी रुझान और साथ ही साथ नतीजे। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, उनका एक बार परिचय करा दूं। इसके बाद हम बुक करेंगे अपने सहयोगी संवाददाताओं को जो हमारे साथ अलग अलग पार्टी ऑफिस से मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ परसा विग्रह जूनियर हैं। परसा, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राखी बख्शी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राखी, आपको स्वागत है। और संजय कपूर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हार्ड न्यूज से। संजय, आपको भी स्वागत है। इसके अलावा हम चल रहे हैं इस वक्त कांग्रेस ऑफिस, जहां पर विशाल दैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर अमृतांशु हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विशाल, कांग्रेस पार्टी भले ही लड़ाई से बाहर कही जा रही हो, लेकिन उम्मीदें जरूर है कि कितना हद तक वो वापसी कर पा रही है। किस तरह की वहां पर चर्चाएं हो रही हैं, और आज मतगणना को लेकर कहा जाता है कि पार्टी का मुख्यालय यह तय कर देता है कि उसे कितनी उम्मीदें हैं। किस तरह की उम्मीदें आप देख पा रहे हैं? देखिए कविंद्र, कांग्रेस कार्यालय की जो और कांग्रेस पार्टी की जो कार्यशैली रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त सुबह के सिर्फ 7 बजे हैं, और ऐसी उम्मीद करना थोड़ी सी ज्यादती होगी कांग्रेस के नेताओं के साथ कि वो सुबह 7 बजे आपको कांग्रेस कार्यालय में दिखाई दे। हालांकि पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन जब पार्टी कभी मजबूत स्थिति में रही थी तब भी 10 या 11 बजे से पहले कांग्रेस नेताओं के दर्शन कांग्रेस कार्यालय में शायद मुश्किल रहते थे। जहां तक पार्टी की स्थिति की बात है तो लगातार बिगड़ती रही है पार्टी की स्थिति। 48% वोट शेयर था कांग्रेस पार्टी का जब आखिरी बार वो सरकार में थे। पिछली बार के चुनाव में 24% वोट शेयर के साथ सिर्फ 8 सीटें उनके पास आई थी। अब की बार जैसा कि आपने कहा कि विश्लेषण जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन जिस तरह का एक कहा जाए टफ कंपटीशन या कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास 2, 3, 4 या 5 कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें तो भी एक हंग असेंबली में किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस पार्टी रही थी, और अगर इस बार भी वैसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से सभी कैमरे और बाकी सभी पार्टियों के नेताओं का अगर रुख देखा जाए तो वो भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ ही होगा। विशाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बट you've given a very apt picture of what the Congress headquarters is all about and what the leaders are thinking. Not talking specifically about the exit polls, you've been talking to the Congress leaders. What is their internal survey saying? What is the number of seats which they have projected so far? Well, Neil, this time around the Congress leaders and in fact even those who are pretty well known to go ahead and speak off record to the media seem to be very tight-lipped about their survey, about exit polls. The simple reason being that it seems the Congress leaders themselves and the entire feeling in the Congress party is not very positive about these polls. They are not hoping that they will go ahead and form the government this time around. The improvement from 8 to maybe a double-digit figure is also something which seems to be a very distant reality for them. But as far as the Congress party's focus during the election campaign made it very clear that the Congress party's leadership and strategy managers seems to be focusing only on those seats where they believe they can go ahead and convert that fight into a victory. Else, there are many other seats and many other places wherein the Congress will be definitely giving a tough fight to Aam Aadmi Party and BJP candidates. But it will definitely be a very important point to note as to whether or not the Congress's performance on those seats has in fact helped the BJP or the Aam Aadmi Party. बिल्कुल विशाल, और बीजेपी की भी नजरें कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस पर भी लगी हुई हैं। और हमारे साथ श्याम सुंदर जुड़ रहे हैं जो बीजेपी मुख्यालय पर हैं इस वक्त। श्याम, कांग्रेस का हाल तो आपने सुना है। विशाल कह रहे हैं कि परंपरा कांग्रेस निभा रही है कि वहां पर 10 और 11 से पहले नेताओं का जमावड़ा शुरू नहीं होता है।
लेकिन बीजेपी मुख्यालय बहुत ज्यादा कश्मकश दिख रही थी चुनाव प्रचार में, और मैं कहूं कि वोटिंग के बाद भी कोई तस्वीर साफ नहीं हुई। भले ही आम आदमी के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में जो एग्जिट पोल के रुझान रहे हों, फिलहाल किस तरह की तैयारी और जो मूड दिख रहा है पार्टी मुख्यालय से, वो क्या इशारा करता हुआ है? देखिए कविंद्र, जहां तक तैयारियों का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर जिस तरह की तैयारियां होती हैं मतगणना के दिन, उसी तरह की तैयारियां हैं। बाकायदा मीडिया के लिए अलग अलग स्पेस अलॉट किए गए हैं, मीडिया सेल के लोग पहुंच चुके हैं। सुबह ये कह सकते हैं कि कई घंटे पहले वो यहां पर मौजूद हैं और वो तमाम जो प्रबंध हैं उनकी देखरेख कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरह का उत्साह बीजेपी में उससे पहले था, वैसा उत्साह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मीडिया सेल जो है बीजेपी का, वो काम कर रहा है, तमाम तरह के प्रबंध कर रहा है, तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं। जहां तक मूड का सवाल है, पार्टी का इंटरनल सर्वे जो है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि वो अगर स्पष्ट बहुमत उसको ना भी मिले, अगर 2/3 मेजोरिटी जिसका वो दावा कर रहे थे वो ना मिले, लेकिन साधारण बहुमत या उसके आसपास पार्टी जरूर पहुंच सकती है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं कि इंटरनल सर्वे उनका कहता है कि करीब करीब 35 सीटें उनको मिल सकती हैं। हालांकि 35 से आगे बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे भी नहीं बता रहे, तो जाहिर है कि एक चिंता, एक दुविधा जरूर है बीजेपी के अंदर, लेकिन अभी भी उम्मीद का दामन बीजेपी के लोगों ने नहीं छोड़ा है और उसकी झलक यहां पर सुबह जब हम बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो वो साफ साफ मिल रही थी। But Shyam, there is a perception. In fact, many of the BJP leaders have been off the record admitting to the fact that they are banking heavily on Congress, because if Congress does well, then maybe BJP could have an edge. What are you hearing from the BJP office on this front? Well, as far as BJP is concerned, it is very important for them that Congress at least performs well in minority-dominated seats. But what we have seen and what exit polls are predicting that in minority-dominated seats also, Aam Aadmi Party is doing well. Especially Muslims this time are going towards Aam Aadmi Party. And late last evening, slowly the BJP leaders have started accepting exit polls. They were polite enough and they said that in Lok Sabha elections they didn't deny to accept exit polls. So they are ready to they are not denying, but they say that still there is hope. If few of the minority dominated seats goes to Congress in these elections also, then it can benefit BJP and Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party may get few seats lesser than majority mark, but again BJP has to analyze few other points. One thing is whether party was overconfident. When elections were started, they were expecting some 60 seats because in Lok Sabha elections they were leading almost in 60 seats. But after that, there were signs of desperation. The way Kiran Bedi was brought and the way the campaign was planned. So BJP has to do more thinking. Right. बिल्कुल श्याम, और जिस तरीके से नीलू श्याम कह भी रहे हैं कि जिस तरह का प्रोजेक्शन रहा है, मैं कहूं कि एग्जिट पोल का या उससे पहले मैं कहूं कि जो अलग अलग सर्वेज आए थे उसके लिहाज से बीजेपी का मोरल जरूर डाउन है, लेकिन शुरुआती जो रुझान होंगे उससे तय हो सकता है कि किस तरीके के से जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनकी रणनीति थी, वाकई वो कितनी कारगर या फिर कितनी बैकफायर करती हुई नजर आई है। अमृतांशु हमारे साथ है। अमृतांशु, एक रिएक्शन आपसे भी कि आम आदमी पार्टी में कहा जा रहा है कि पिछली शाम से ही हलचल खासी तेज हो चली थी और आपकी मुस्कुराहट बता रही कि वहां पर जो कार्यकर्ता और नेताओं को पहुंचने का सिलसिला था वो सुबह से ही खासा जोर पकड़ रहा है। क्या ये इशारा एग्जिट पोल के बाद का है या फिर वाकई कॉन्फिडेंट है आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और कार्यकर्ता कि इस बार नतीजे उनके पक्ष में बहुत अच्छे आने वाले हैं? कविंद्र, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि इस बार लिटरली वास्तविक तौर पे कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ ये प्रत्यक्ष है। एक तो पहली बात ये है। दूसरा, जो यहां पे माहौल है, जो कि छाप है आम आदमी पार्टी की, कि हर एक इवेंट को एक मेले की तरह बनाना, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे रेड़ी, खोमचे वाले, छोले भटूरे वाले और इस तरह के जो खाद्य पदार्थ और बिक्री करने वाले, वो मेले का माहौल
यहाँ पे तैयार हो चुका है, बाहर गाना ऑलरेडी शुरू है। और जहां तक जीत की बात है तो आम आदमी पार्टी संख्या जो भी आए जीत तो चुकी ही है वो, क्योंकि 2 साल के अंदर एक नॉन एंटिटी से दिल्ली के सरकार में काबिज होने की स्थिति के कगार पे खड़ी है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। जी अमिताभ जी, ये बहुत अहम फैक्टर। संजय भाई आपका समझना चाहूंगा, जो अमिताभ ने कहा आम आदमी पार्टी के पास जब लोकसभा का चुनाव हुआ और जिस तरीके की हार मिली, ऐसा लगा था कि पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, किसी को उम्मीद नहीं थी। इवन खुद कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि जिस तरीके से पार्टी ने फाइट बैक किया है, कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी भी नहीं कर सकी। वाकई बहुत अहम फैक्टर रहेगा चुनाव में ये तो दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने काफी संघर्ष किया जब लोकसभा के चुनाव में हारे, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपनी जमीन फिर से तैयार करी और आज इस स्थिति में आ गए हैं कि सबको लग रहा है कि इनको छोटा बहुमत नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी इनको मेजॉरिटी नजर आ रही है आज की तारीख में। और संभावना यह है कि लोग 45 से 50 सीट के आसपास भी सीट ला सकते हैं, जो कई सारे सर्वे दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में जिन्होंने सफर तय किया उस समय, जबकि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव के दौरान जो उनको हार हुई, पूरे मुल्क भर में इनकी 498 सीटों पे तो जमानत जब्त हुई थी। तो वो सब चीजों को सोच के अगर आप सोचें तो इसके अंदर, इस मूवमेंट के अंदर, इस पार्टी के अंदर अपने आप में कुछ एक जान है जो जिसे कि आम आदमी आइडेंटिफाई कर पाता है। But Sanjay, somewhere down the line, I think Arvind Kejriwal's party has had an early movers advantage, because immediately after Lok Sabha polls, BJP was, just thumping their chest, that we won the Lok Sabha polls. But it was Aam Aadmi Party which had an early movers advantage. They were working on the ground. List of the candidates came out much earlier. Their campaign started much earlier. They hit on the ground much earlier. Do you think that is the main reason why probably the exit polls are what they are? No, we must recognize that, if the elections would have been held immediately after the parliament election, surely the BJP would have taken advantage of the bounce that the party was experiencing. But subsequent to that, they got more time to put their act together, and surely the results are going to be, be an outcome of that kind of effort. But having said that, we must recognize that the Aam Aadmi Party had a message, had the very persona of the party was such that people could identify, and they could go back to what they abandoned seemingly after their misadventure in 49 days of being in the government. So the fact that they could come back and they thought that the salvation actually lay in the fact that the Aam Aadmi Party should be brought back to power. So that is where I think largely their message could go home in those areas where they were seemingly abandoned. और परसा जिस तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद, मैं कहूं कि ऐसा लग रहा था कि सफर बहुत ही आसान हो चला है। दिल्ली चुनाव को लेकर हर पल, हर अगले हफ्ते की तारीख की शायद उम्मीद की जा रही थी। जिस तेजी के साथ ग्राफ मैं कहूं लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का दिल्ली में गिरा है, क्या बड़ा फैक्टर, क्या आम आदमी पार्टी का उभरना बीजेपी की अपनी खामियों के चलते है, या आपके उभरने के चलते कहीं न कहीं बीजेपी आपको लगता है कि चुनाव के आखिर में आते आते कहीं लड़ाई में कुछ कमजोर होती चली गई? मेरे ख्याल में बीजेपी शायद कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था, और लोकसभा चुनाव के जो विक्ट्री के बाद वो समझे थे कि हम किसी इलेक्शन में नहीं हारेंगे, हमारे पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है, हमारे पास एक बेहतरीन लीडर है जो कहीं भी जाए और उनके बाद से, उनके करिश्मा से उनको वोट मिले। उनको ये नहीं लगा कि जब सरकार में रहते हैं जो परफॉर्मेंस है, जो दूसरे कॉन्टेक्स्ट है कि इकोनॉमिक सिचुएशन हो, जो एक्सपेक्टेशंस है, उसका क्या असर पड़ता है। मेरे ख्याल से आपका उतना कंपटीशन नहीं रहा जितना कि बीजेपी का लैकलस्टर परफॉर्मेंस जा रहा है गवर्नमेंट में। But Parsa, talking specifically about the BJP, you said that they were overconfident right from the beginning. But when did the actual realization dawn? Was it when Kiran Bedi was parachuted into the Delhi seat? That is probably when they realized that it was too late to bring Kiran Bedi in? No, it looked like that it did not even dawn even at that moment, They were of the view that they were playing a very superior card against Kejriwal by projecting Kiran Bedi. No, but of course, one way of interpreting the Kiran Bedi choice is to say that they were nervous. No, but when you say superior card, what do you really exemplify from that? They thought they were playing, they were doing a great strategy by bringing in Kiran Bedi and just countering Kejriwal, without realizing that when you come into an election, so many other factors are there. Now that you are in government, people have got perceptions about the government as to how it is doing.
and BJP made the mistake of raising it to a very high national pitch, which was also the case with the AAP. Delhi election is not a local election like Puducherry or Nagaland or Goa, Right. which is what it should be like, you know, in a union territory. But suddenly BJP made it a prestige issue and said that, okay, Delhi is the ground on which we are going to prove our credentials. Right. And AAP is doing the same. They have staked it all and raised the level of a very small state election into a national event. Right. और राखी, तीनों पार्टियों के लिहाज से दिल्ली में क्या ये कहा जाए कि हर पार्टी ने पहले से एजेंडा जरूर सेट किया, लेकिन आखिर में चुनाव जब देखा कि जो बीजेपी को जिसमें महारत थी कि हर रोज एक नया एजेंडा सेट कर देना, मैंने देखा पिछले 4 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में पहली बार शायद उसे एक ऐसा सामने ऐसी पार्टी मिली जो कि उस एजेंडे को डाइवर्ट करते हुए अपने एजेंडे पर उसको ला रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जो अल्टरनेटिव प्रस्तुत किया आम आदमी पार्टी ने, जो एक मूड रिफ्लेक्ट करता है लोगों का, और आम आदमी से जितना ज्यादा एक्सेसिबल जिसको कहा जाता है एक पार्टी नजर आती है, वो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत तरह से काम करता है। लेकिन हम 2-3 एंगल से देखें इसको। ये टाइमिंग की जब हम बात कर रहे हैं कि टाइमिंग कब है, खुद ही योगेंद्र यादव ने कहा एक डिस्कशन में कि अगर आप अगस्त में और सितंबर में ये चुनाव करा रहे होते तो शायद हम बहुत बुरी स्थिति में। तो ये जो टाइम उनको मिल गया आकलन करने का, रिव्यू करने का और अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने का, ये उनके लिए बहुत And बड़ा। Rakhi, I think this probably what you're saying is the biggest mistake which BJP has done, giving time to the Aam Aadmi Party to regroup themselves, no? Yeah, and also thinking that, you know, just because they're at the center, that's how they'll, you know, also work at the Delhi scene. But I think, as I'm saying, that it really reflects the mood of the people and the timing that they come in, the Aam Aadmi Party. Also that BJP and the internal surveys, of course, are also saying how they really figure in, and that's what we are hearing also. We don't know what the outcome is going to be all about. But I think it's very interesting to see how BJP looks at this election, because we know that in Delhi, people's demands are different. It's a melange of people, and Right. they really want their life to be better. But And they given were surely not impressed with the Gujarat model or everything that Mr. Modi was saying. Exactly. That when the BJP comes to power, they'll give something that the Delhi doesn't have. So the entire package per se did not strike a chord with the people of Delhi. But Sanjay, the talks have already begun. The exit polls, if at all they prove to be right, within the BJP, the talks have already begun as to how the center-state relations are going to pan out if Aam Aadmi Party comes to Delhi. I mean, if you remember, the entire thrust or the drift of the campaign was that you need to align Delhi with the Delhi state with the central government, Right. and that is when the benefits of the the change or the policy that the government is going to bring in are going to start flowing into it. So, but people of Delhi seemingly, if the results come out to be the way the exit polls are saying, But what does your hunch say, given the fact that a lot of infrastructure projects are still lagging, municipal corporations do not have funds? So if at all Aam Aadmi Party does come to power, what happens to the development of Delhi? And that is one main question on the minds of the people. I mean, there are a lot of things that will happen. If you look at it, Delhi is half a state. Bulk of the spend comes from the state, from the central government, and where law and order is concerned, DDA, Right. all of it is actually managed by the central government. So those kind of work will continue to happen. But if there is a conflict which starts building up, as Prime Minister Modi was threatening, that you have a anarchic kind of party which is trying to come to power, and they demonstrate, and there is some kind of logjam that starts building up, then surely things are not going to be the same. And you know, corruption has been a major issue. You know, this Right. daily corruption, day-to-day corruption, that has really affected people. And I think even if the government says that big corruption would be out and they're trying to do it, I think people are very, very interested in seeing that day-to-day lives become better. They don't have to go through all this daily rigmarole of dealing with the daily corruption. बीजेपी के कई नेता ये कहते हुए रहे हैं चुनाव प्रचार के बाद कि आम आदमी पार्टी ने डे टू डे की जो रूटीन वर्क है उनको एक बड़ा एजेंडा बनाया, जबकि हम फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही। शायद हरीश खुराना हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश खुराना साहब, जो एग्जिट पोल के रुझान रहे हैं, अगर आप उसको माने या ना माने वो आपकी इच्छा और मर्जी है, लेकिन कुछ ही देर में रुझान हमारे सामने होंगे। लेकिन क्या वाकई जो बड़ा फैक्टर, जो तमाम विश्लेषक कहते हैं कि टाइमिंग दिल्ली चुनाव को लेकर कहीं कुछ गड़बड़ी की बीजेपी ने उसे फाइनल करने में? ये लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अगले कुछ घंटे के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन मैं अभी सुन रहा था आपके जितने पैनल पे जो बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने हार डिक्लेयर कर दी और आम आदमी पार्टी की उन्होंने जीत सुनिश्चित करते हुए एजेंडा सेट कर दिया आगे फ्यूचर के लिए। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
आज भी कॉन्फिडेंट है, अभी भी कॉन्फिडेंट है कि हम निश्चित तौर पे सत्ता में वापसी आ रहे हैं। रही बात ये जो बातें आप कर रहे हैं, टाइमिंग नॉन टाइमिंग, ये सब बातें एक बार रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद सामने आएंगी। अगर हम जीत गए तब आपको लगेगा बहुत अच्छी टाइमिंग है, अगर हम हार गए तो यही बातें आपको लगेंगी हम आपने खराब वो आकलन है। तो मिस्टर खुराना, यस Mr. Khurana, could you give us 3 main reasons as to why you are so hopeful at this point of time when the exit polls are saying that no, BJP is not going to come back? Give us 3 major reasons why you feel so. Why are you so hopeful? This is not for the first time. Exit poll might be right or might not be. It might get wrong. It's not for the first time. One. Secondly, we know that we are very confident. The reason is this time. Since last 16 years we were losing because of some cause कि our communication between us and our voter was somewhere lagging behind because of our communication skills which we used to do in 90s. But this time at a micromanagement level we have done a lot of things like Panna Pramukh meetings, like booth level meetings. They've already done. We were preparing the elections since last 1 year, not today. Like 8 December 2018 when the result comes last, we were preparing from them because we know that this Aam Aadmi Party and Congress alliance will not go much ahead. And unfortunately, fortunately, this 49 days debacle what has happened, we were prepared for that. And हरीश जी, लेकिन एक जो आपने जो कहा मैं उसको थोड़ी सी मैं क्लैरिटी कर दूं कि हमने या जो तमाम मेहमान हैं उनका जो आकलन है वो एग्जिट पोल के नतीजों के सहारे है। असल नतीजे जो आएंगे, जो रुझान आएंगे, उस पर जरूर चर्चा आगे होगी। लेकिन जो बार बार सवाल खड़ा होता है कि पार्टी का मूड या पार्टी का कॉन्फिडेंस बदला है, हम उस पर जाना चाह रहे थे। क्योंकि आप देखिए जब चुनाव प्रचार शुरू होता है आपके नेता, तमाम बड़े नेता ये दावा करते हैं कि दिल्ली का मूड देश का मूड तय करेगा। आपके नेता ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार जो होगी वो मोदी साहब के चेहरे के सहारे होगी। चुनाव प्रचार खत्म होता, वोटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटे के अंदर आपके नेता ये कहने लगते हैं कि दिल्ली का चुनाव और उसके नतीजे केंद्र सरकार के कामों का रेफरेंडम नहीं होगा। यानी आपकी लाइन खुद बदलती नजर आई। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत से हम लोगों ने कहा है कि दिल्ली के इलेक्शंस हैं और दिल्ली के बेस पे इलेक्शंस हैं। अगर आप रेफरेंडम की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि जो चारों स्टेट जो हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत हुई, क्या वो भी तो वो भी रेफरेंडम था मोदी जी की सरकार का? लेकिन मुद्दे हर राज्यों के अलग होते हैं। बट Mr. Khurana, would you not admit to the fact that you're talking about the elections in the 4 states which recently happened? You focused too much of energy on those 4 states and probably you didn't pay too much of attention on Delhi, thinking that Delhi would be a cakewalk, you would come to power, and you actually underestimated Aam Aadmi Party. Is it not true? No, it's not true. The reason behind is we were preparing the elections since last 1 year, ma'am. But the ground reality over the other states and this over here was something different. Over there we had a fight directly with, like in Kashmir, Jammu Kashmir, and in maybe in Haryana we were one-on-one with Congress. But over here we have a thick 3-corner fight. But unfortunately, fortunately, Congress is doing for their own, कहते हैं ना अपना घर क्या बचाएगी, वो तो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे पास नहीं है, लेकिन 2 मेहमान हमारे साथ हैं। परसा है जो कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी। बीजेपी को आपसे लड़ना आसान है या कांग्रेस से लड़ना आसान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें दिल्ली की जनता को जवाब दे देना है। दिल्ली की जनता के मुद्दे उठाने हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। हमने दोनों की विफलताएं और हमारी स्ट्रेटेजी, विजन डॉक्यूमेंट हमारा जो निकला कि हम दिल्ली को किस तरह से हम लेके जाना चाहते हैं, हम इस पे हमारा फोकस रहा है। हम कांग्रेस हमारे लिए उतनी ही है, उतनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा विपक्ष है जितना आम आदमी पार्टी है। लेकिन दिल्ली में ऐसा लगता है कि बीजेपी नेता कहते रहे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर लड़ना मुश्किल हो रहा था बीजेपी के राही। हरीश जी, मेरा भी सवाल आपसे यही है कि क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से रिव्यू कहीं ना कहीं जरूर नहीं कर रहे हैं इस वक्त भी? ऑनेस्टली बताइए। नहीं, ऑनेस्टली मैंने बताया आपको, वी आर कॉन्फिडेंट कि हम लोग दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। अब वो सीटों का आकलन कितना होगा, क्या होगा, अभी मैं इस पे नहीं कह सकता, क्योंकि जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। अगले 1-2-4 घंटे के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आप ही के अगर एग्जिट पोल की भी हम बात करें तो
हमारा वोट शेयर बढ़ा है, आपने देखा होगा हमारा वोट शेयर बढ़ा है, कोई बिल्कुल ग्राउंड पे हम हार गए हैं ऐसा नहीं है। आपने अगर वोट Mr. Khurana, let me ask you a rough estimate right now before the numbers start trickling in. What is your estimate as to the number of seats which are coming in Delhi? The bottom line will be ours is कि we are coming back to power again after 16 years. That's the bottom line. चलिए मैं आपका लौट रहा हूं, इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता क्या दावा कर रहे हैं सोमनाथ भारती, ये भी सुन लेते हैं। बहुत ही बड़ा दिन है वो हर इंसान के लिए जो कि आशा करता है कि एक ऐसा व्यवस्था मिले जिसमें कि उसकी आशाएं पूरी हो सकें। आज तक बाकी पार्टियों ने उनकी आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया, तो वो उस आशा का नाम है आम आदमी पार्टी। और ये चुनाव बहुत प्रार्थना के बाद, बहुत मेहनत के बाद हुआ और दिल्ली को एक अपनी सरकार, वो सरकार जो कि जनता की जरूरतों को पूरा कर सके। हरीश जी, एक सवाल और है आपसे कि जिस तरह से बीजेपी ने, मैं कहूं कि पिछले विधानसभा चुनाव जितने भी हुए हैं आपकी जब केंद्र में सरकार बनी है, सबसे ज्यादा शायद रणनीति में बदलाव दिल्ली में किया गया। एक बात तो माननी पड़ेगी, कहीं मुकाबला बाकी राज्यों की तुलना में यहां ज्यादा कड़ा था, आपकी पार्टी मुश्किल में थी, शायद इसलिए बार बार रणनीति बदलनी पड़ी और बार बार तारीख आगे बढ़ानी पड़ी चुनाव की। और तारीख भी बदलने और ना बदलने में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन यस, अगर आप कहें, मैं ऑनेस्टली आपके चैनल पे कह सकता हूं, फाइट अच्छी थी, आम आदमी पार्टी की फाइट अच्छी थी, ऐसा नहीं है। विपक्ष हमारे लिए दोनों बराबर थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो एक स्ट्रैटेजी थी, एक बात तो माननी पड़ेगी, झूठ बोलने की कोई माहिरता हासिल करेगा वो आम आदमी पार्टी है। मैं इस वक्त कोई किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, लेकिन जिस प्रकार से कॉन्फिडेंटली आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कई चीजें बैठी, उसको निकालना और उसको सच्चाई से अवगत कराना हमारी ड्यूटी भी थी। टफ टास्क था, मानते हैं, लेकिन हम इस पे सफल रहे, साथ में हम ये भी मानते हैं। But Mr. Khurana, is it not true that BJP encashed on the anarchist image of Arvind Kejriwal, but the same BJP gave time to that anarchist to become a reformist just in about maybe 5 months? But that's the truth. He is the anarchist. What the issues was there in this? No, because you see a totally transformed Arvind Kejriwal. Listen to me now. Give me some time. If you see the election strategy of Aam Aadmi Party, what was they were around? On one hand, they were saying we want to do a debate. On the other hand, what they did, this is between Arvind Imandar versus Afsarwadita about Kiran Bedi, what they have done. Then 26 January मुझे pass नहीं मिले. Then another issue comes up which is non-related to this Delhi state elections. There are so many issues what they have done which was not relevant in this election. Can you tell me one thing? 26 January का जो इन्होंने ड्रामा किया, it was related to this elections? I think no. But what we presented to Delhi people, look, this man is an anarchist. He don't respect 26 January. He don't respect people verdict. He don't request EVM machines and constitutional of election commission. So this is the actual truth. खुराना साहब, जो आप कह रहे हैं वो हो सकता सही हो, लेकिन अब तक के जो मैं कहूं कि आकलन है लोगों को यही कहते हैं कि जिस राजनीतिक लड़ाई में छापामार युद्ध में आपकी पार्टी को महारत थी, पहली बार किसी पार्टी ने उसी लड़ाई में आपको चैलेंज किया है। What I was trying to tell Mr. Khurana is that when your credibility is low, people are going to accept lies according to you. But when your credibility is high, they would accept whatever you are saying. Right. So the fact that your message was not received and you continue to blame Aam Aadmi Party, they have been peddling lies to come to power. So you need to worry that why your message is not being accepted. So 9 months back, your party came to power with such a resounding majority. Mr. Narendra Modi seemed like that he could do nothing wrong. And suddenly, despite, he had addressed 4 rallies, 4 big rallies. Normally, Prime Ministers stay away from state and especially half a state election. Yeah. It was almost like a civic election. He pitched his entire credibility, his reputation on the line. So probably you would say that this is the first big test of Modi's efficacy. But they worked on their mistakes. They actually worked on their mistakes. They reviewed where they went wrong, and that's how they have been able to kind of successfully look at their strategy. I mean, the whole campaign was kind of largely positive. Their vision was expanded. They looked internally at their own organization. So certain things like they really looked inwards has also worked to their favor. Can I say something?
ये खुराना जी बताएं। मैं अभी my senior journalist was saying something ki credibility loss. I don't think so. We have lost the credibility. We are number one in Lok Sabha. We won all 7 seats. We were number one in last election also. Listen to me. I have not spoken between. Credibility loss, what they are saying is a harsh word, what I believe. People of Delhi still believe in us. We were number one in last election also. And rather, you were talking about Narendra Modi's rally. Only 4 rally was being addressed by Narendra Modi ji. If you compare Jammu Kashmir, he addressed 8. If you talk about Haryana, he addressed 11. If you talk about Jharkhand, he addressed 15. In Maharashtra, he addressed 25 rallies. So after all, he is the senior most leader of ours. He is the captain of the team. He is the face of BJP. So in Delhi, in fact, I would say he only addressed 4 of them, which is the most least number in another country of the all elections. मैं सवाल पर भी आगे आऊंगा कि और हमारे जो मेहमान वो भी जानना चाहेंगे कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने रैलियां कम क्यों की थी और आपके प्रधानमंत्री किस तरीके से ज्यादा रैलियों के जरिए वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले हम चलते हैं फील्ड पे और समझते हैं कि क्या इस वक्त की तस्वीर वहां पर है, किस तरह का मूड चल रहा है। अखिलेश तोमर हमारे साथ साउथ वेस्ट से हैं, अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ नई दिल्ली से हैं। अरविंद जी, सबसे पहले नई दिल्ली सीट और यहाँ का इलाका बहुत अहम और सबकी नजरें यहाँ पर हैं। इस बार क्या तस्वीर फिलहाल शुरुआती मैं कहूँ सुबह जो है क्या हलचल दिख रही है? देखिए कविंद, नई दिल्ली सीट समेत यहाँ 7 सीटों की जो मतगणना की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और जल्दी ही यहाँ मतगणना शुरू होने वाली है। तो जैसा कि आपने कहा, नई दिल्ली का जो मिजाज बिल्कुल अलग है। यहाँ पिछले 16 सालों के जो ये लगभग इसी सीट से जो है मुख्यमंत्री रहा, क्योंकि नई दिल्ली जो सीट है वो पहले गोल मार्केट नाम से जानी जाती थी और 2008 के बाद परसिमन के बाद जो है इसका नाम बदल के नई दिल्ली हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लोग इसी इलाके में रहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के और जितने भी महत्वपूर्ण शख्सियतें हैं हिंदुस्तान की, वो लोग यहाँ रहते हैं। तो उस हिसाब से काफी नाजुक मिजाज वाली ये सीट है और ये मुख्यमंत्री देती है। और ये जो 7 सीटें हैं कविन, इनमें से पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसमें 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने ही बढ़त की थी। 1 सीट बीजेपी को मिली थी आर.के. पुरम की और 1 सीट जो है कांग्रेस को मिली थी ओखला की, जो है जहाँ ये हो रहा है। तो कविन यहाँ तैयारियां लगभग पूरी हैं और बस कुछ देर के बाद जो है यहाँ, और काफी खास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनमें बहुत उत्साह है, हालांकि बाकी पार्टियों के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जी अरविंद जी, लौटेंगे आपका, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इधर अगले सुमन जी, जिस इलाके में आप हैं और जो पूरे मैं कहूं कि बेल्ट की बात करूं, खासा अहम रहा है और मतदान को लेकर भी उत्साह चरम पर था। लेकिन मतगणना जब शुरू हो चुकी है और हो रही है कुछ देर के बाद, पार्टियों का जो मूड है, कहते हैं कि यहां पर कई बड़े फैक्टर रहे जो कि इस बार के नतीजों पर साफ तौर पर दिखने जा रहे हैं। आप इस इलाके का दौरा भी किया था, क्या वो बड़े फैक्टर हैं जो किसी पार्टी के पक्ष में या फिर दोनों मैं कहूं कि जो मेन टक्कर है उन पार्टियों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं? देखिए कविंद्र, यह जो इलाका है, इस इलाके में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं बताऊं कि दिल्ली कैंट से खड़े हैं कमांडो सुरिंदर, और यही एक ऐसा संकेत है। कमांडो सुरिंदर ऑपरेशन पराक्रम में कारगिल वार में भाग लिए थे और यहाँ तक कि वो कांगो में भी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के कमांडो थे। और उन्होंने 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था तो उनके कान की आवाज़ चली गई थी, वो सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके बाद जब उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी तो उन्हें 19 महीने तक पेंशन के लिए दौड़ना पड़ा और उस कमांडो की स्थिति यह हुई कि कोई पार्टी उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं हुई और आम आदमी पार्टी ने उन्हें विधानसभा का उम्मीदवारी दी। पिछले चुनाव में भी वो जीते और इस बार भी वो यहाँ खड़े हैं और इस बार भी उनके जीतने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जिस प्लैंक पे चुनाव लड़ती है, शहादत के नाम पे, बीजेपी देशभक्ति के नाम पे, वो एक कमांडो भी आम आदमी पार्टी में जाने को मजबूर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो इलाका है, द्वारका का एक इलाका तो पूरा मिडिल क्लास का इलाके हैं जहां अपार्टमेंट्स हैं, दूसरा इलाका देहाती इलाका है जहां पुराने या तो हरियाणा से लोग आए हैं या कई अन्य जगहों से आकर लोग बसे हैं। तो इन सभी तरह के मतदाताओं में एक तरह का अविश्वास की भावना है
कांग्रेस के प्रति भी या बीजेपी के प्रति भी मिक्स भावना है। नरेंद्र मोदी का थोड़ा सा प्रभाव था, लेकिन वह प्रभाव कितना कारगर होगा इस बार वह देखने की बात होगी। 8 बजे से जो मतगणना का काम शुरू हो रहा है, उसके पहले सभी पार्टी के, हालांकि मतगणना के एजेंट यहाँ आए हैं और वो लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार तो हम ही जीतेंगे, लेकिन अब थोड़ी देर में जब असली परिणाम आते हैं उसके बाद ही कहना संभव होता है। लेकिन एक बात साफ है कविंद की, एक जो कहते हैं कि रुझान जो आम जनता से बात करने में अभी हमको पिछले दिनों से मिली है, वह रुझान अभी बिल्कुल पूरी तरह टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। और कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे आएगा, यह तो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन यह टक्कर इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में है। ये अखिलेश जी, शुक्रिया आपका अपडेट के लिए। और लौटेंगे आपके पास जैसी मतगणना शुरू होती है। और प्रणव गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रणव, जिस तरीके से पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान कटुता दिखी बयानों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, और आपने मैं कहूं कि इलाके का दौरा किया, लेकिन जिस इलाके में इस वक्त है मतगणना को लेकर, उस पूरे इलाके में सुबह से जो एक माहौल दिखता है, जनता के बीच में उत्सुकता दिखती है, वो क्या इशारा, क्या मूड दिखा रही है, किस तरह के संकेत देती हुई नजर आई आपको? देखिए, जिस काउंटिंग सेंटर पर मैं हूं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस काउंटिंग सेंटर में कृष्णानगर विधानसभा के जो मतगणना है वो भी यहां पर होने वाली है। और यही एक सीट है जो किरण बेदी का भविष्य तय करेगा। क्या वो ये तय करेगा कि क्या उनकी सियासी पारी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, या फिर उनके लिए ये कहा जाए कि एक नया जो उन्होंने एक जो राजनीति में उतरने का जो उन्होंने फैसला किया था, वो फैसला सही साबित होता है। इस लिहाज से यहां पर कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटें हैं इस काउंटिंग सेंटर में, और उसमें किरण बेदी की जो विधानसभा सीट है वो भी यहां पर। इसके अलावा तमाम दूसरे जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनकी किस्मत का भी फैसला होगा, क्योंकि पटपटगंज ये माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर अपरोक्ष रूप से दूसरे नंबर के नेता है आम आदमी पार्टी में, तो मनीष सिसोदिया है। वो भी पटपटगंज विधानसभा सीटों का जो नतीजे हैं वो भी इसी काउंटिंग सेंटर से आएंगे। इसके अलावा लक्ष्मी नगर दिल्ली में शीला दीक्षित के 15 साल के शासन में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले AK वालिया, जो कि पिछला चुनाव हार गए थे, उनकी किस्मत का भी फैसला होगा। और साथ ही यह भी फैसला होगा कि कांग्रेस का भविष्य आगे क्या है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता पिछले 2013 के चुनाव में उनको शिकस्त मिली थी। तो इन तमाम लिहाज से अगर देखें तो ये जो पूरे 8 जो विधानसभा क्षेत्र हैं पूर्वी दिल्ली के, वो अपना में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और किरण बेदी को लेकर किस तरह के नतीजा उस पर सबकी नजर जरूर होने वाली है। लेकिन जहां तक ओपिनियन पोल तक बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही थी कि ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर उनको उतना ज्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन एग्जिट पोल के बाद थोड़े से जो कंधे हैं वो झुके हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर Pranav, talking specifically about Krishnanagar, a large chunk of voters has been a Harshvardhan loyalist, and after Kiran Bedi was parachuted, of course Harshvardhan is now at the center, a cabinet minister, but how has the electorate of Krishnanagar really taken Kiran Bedi's entrance into the political fray there especially? It has been a BJP bastion, but how have the people of Krishnanagar taken Kiran Bedi's entry? See, Krishnanagar has been a traditional seat for BJP. Dr. Harshvardhan, he was chief ministerial candidate in 2013 assembly election, and he has been winning from that particular seat, Krishnanagar, for last 5 times, and this time they fielded Kiran Bedi. So we can say that Krishnanagar was obviously a very safe seat for Kiran Bedi, but if we talk about BJP workers, those who have been working for years, they were upset with the decision because they just declared Kiran Bedi's candidature and they did not even consult with all senior leaders. Right. So we really need to see that what results actually will be coming, and that will decide the fate of not only BJP but as well as for Kiran Bedi. Right. In fact, there were a number of meetings recently which were held at BJP office where leaders like Harshvardhan didn't turn up. Thanks very much for now, Pranav. Now, if I could come to you, Parsa. Given the fact that leaders like Harshvardhan and the other senior leadership who were in the political fray for the CM candidature, they apparently were sidelined.
So who do you think would really be made the fall guy? Is it going to be Kiran Bedi or some, I mean, how do you really see the things panning out if at all BJP doesn't win? I think it should be a matter of real interest as to why and when did the BJP make the decision regarding Kiran Bedi, and whether the party leaders consulted the Delhi unit or not. As far as we know, the Delhi unit leaders have not been consulted. The Delhi BJP workers were not taken into the loop, and the decision was made at a top level, apparently at the level of Mr. Arun Jaitley, Mr. Amit Shah and Mr. Narendra Modi. So that perhaps did not go down very well with the party workers on the ground. Right. But we have Mr. Khurana here. Perhaps he should be able to tell us when and why did the BJP take the decision with regard to Kiran Bedi, when in all other state assembly elections they have not named their chief ministerial candidate. Right. But Mr. Khurana, you have to really answer this, because I was speaking to a number of BJP leaders in the past who admitted off the record that the local leaders, the local BJP leaders, and they admitted to the fact that they didn't like the entry of the senior BJP leaders from Ashoka Road coming and taking positions at the Panth Road office. Is it how do you really see your leaders thinking about this on this front? So first of all, I would like to comment on Pranav, what he said, ki our shoulders are down. If we are worried, if we are not confident of winning the elections, I would not ever even sit on your channel right now and sitting at home and watching the television. One. Secondly, what you asked, see, BJP is a cadre-based party. You should understand one thing. The decision of taking whether we should induct a chief minister candidate, announce it or not, it has to be taken by the BJP parliamentary board, which we have to, and after that, once the decision has been taken, we have to follow that, and as a cadre, we accept that. So, BJP has taken a decision. Our high command, like Mr. You have to name few people. Parliamentary board had taken a decision that for Delhi elections, we have to change a strategy. We need a face in front of Kejriwal, which I think Ms. Bedi was the best among all. But Mr. Khurana, Listen. And if you say 20 days before we inducted Chief Minister like Kiran Bedi outside, no. The reason behind is, if you remember last Lok Sabha election, we also pursued about the Kiran Bedi that time also. But that time she was a little bit reluctant. But Mr. Khurana, it's a fact that in the political history, we have never seen 11 cabinet ministers, 17 Lok Sabha MPs putting in all their energy for a small constituency of Delhi. No. If you see the kind of elections what we have learned, we have done in six Vidhan Sabha since 1993. All these leaders, maybe Anant Kumar, maybe Arun Jaitley, maybe Sushma ji, maybe you name JP Nadda ji, these people were handling these elections. The only difference between this time and the others was this time they are cabinet minister right now. We are in power right now in center. So the importance of those people sitting over here has been increased, and they come into limelight. Look, they have inducted cabinet ministers like Anant Kumar and Arun Jaitley. Arun Jaitley ji in last election also gave 3 days, 4 days in BJP state office regularly, and he used to take the notes what has happened and what not happened. I'm sure, Mr. Khurana, you're not going to admit this, but I have to ask Raki, what Mr. Khurana is saying. State election is all about when the local leaders, they come up, it's an opportunity for them to work. But this time it's been a clear departure, as what Sanjay is saying. And do you think it's the biggest demotivating factor for the local leadership here? Because you have the cabinet ministers, you have the MPs who are all coming in. We've all seen and heard it, and we've all seen the kind of resources that, just because they're at the center, they're put in. So I'm sure the local leadership feels otherwise, and I think when the results really come, we'll have to look at that. But one question which I think we must throw at Mr. Khurana and here also is that, do you think, because we are now analyzing also, and maybe after the results come, of course, you will relook at your strategy anyways, whatever the results are, as to whether you thought that this was a master stroke, putting Kiran Bedi as a woman face, because women's safety also is a big issue. That do you think you're going to analyze as to how this issue particularly has been addressed, or I mean, putting the face of Ms. Kiran Bedi, has it all worked, not worked? I mean, how would you really look at it? I would like to also add another thing, that this was the first time in the last 4 or 5 assembly elections that you decided to field a chief ministerial candidate. You didn't do it in Maharashtra, you did not do it in Jharkhand, you didn't do it in Jammu Kashmir. So why did you do it in this case? Did you think at some stage that the Prime Minister Modi needed help from
somebody from that India Against Corruption space to counter Kejriwal? Or you thought that this was something, a practice that you would follow subsequently? Why have a face pre-result? I mean pre-campaign. खुराना जी एक जवाब संक्षेप में। जो कर रहे थे राखी जी, जो कर रही थी, राखी जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली के अंदर आज महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और उसको हम एडमिट करते हैं। और यही केजरीवाल जी थे जिन्होंने किरण बेदी जी को ऑफर किया और कहा कि ये दिल्ली की अगर सीएम बनती है, दिल्ली की बेस्ट सीएम बनती है। अगर हमने अपना बेस्ट सीएम जो दिल्ली की जनता की नजर में, इवन केजरीवाल जी की नजर में बेस्ट सीएम कैंडिडेट थी, हमने उतारा, तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है। यही तो लोग सवाल पूछ रहे थे चुनाव प्रचार के दरमियान कि आपकी पार्टी में क्या बेस्ट सीएम नहीं, कि आपको इम्पोर्ट करना पड़ा। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच राजकमल राव हमारे जो सहयोगी संवाददाता हैं, उन्होंने दौरा किया और बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने बातचीत की और समझने की कोशिश की किस तरीके से जो मूड है, वो शुरुआती मूड दिखाने की, एक देखने की क्या रिपोर्ट है। We are in the national office headquarters of Bharatiya Janata Party. After the exit poll results, the party office and party headquarters has some kind of shortfall of their party cadres, except few media persons, as my camera person can show you in visuals. Except few media professionals from different organizations, no party cadre has reached the office yet. Party leaders are yet to arrive at the national headquarters. There is another office which is in Pandit Pant Marg, where the state BJP leadership will be present throughout the day to give their reactions as and when the polling and the counting day trends start coming up. But as on now, at this point in time, at BJP's national headquarters, the situation is a bit grim. With camera person Nakul, Rajkamal Rao, Rajya Sabha TV. परसेक दो मैं कहूँ मास्टर्स राखी जिक्र कर रही थी, एक का कि वो किरण बेदी को लाना और दूसरा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा में बीजेपी के तमाम पुराने घोषणा पत्रों पर पलट रहा था, हर एक में वो लाइन थी, लेकिन इस बार नहीं। ये दोनों फैक्टर कितने क्रूशियल होंगे इस चुनाव में? शायद बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उनका वादा रहा पहले की स्टेटहुड देंगे और उनका आइडियोलॉजी भी यह है कि जितना ज्यादा स्टेट्स है उतना बेहतर होगा। तेलंगाना के पीछे भी उनका वही मकसद था। तो ताज्जुब की बात है क्योंकि इस मैनिफेस्टो में क्यों उन्होंने जिक्र नहीं किया दिल्ली के स्टेटहुड के बारे में। मुझे लगता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी है। वो चाहते हैं कि शायद कि दिल्ली कैपिटल में 2 पावर सेंटर्स नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली या कुछ, तो इस मसले को सुलझाने में उनको शायद काफी टाइम लगेगा कि किस तरह इसको बांटे जाए। राणा जी देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा हमारे लिए बहुत अहम विषय है। जैसे आपने कहा कि पिछले हर इलेक्शन के अंदर हम इसको उठाते रहे और आपको याद भी होगा 90 के अंदर खुराना जी जो मेरे पिताजी जी भी थे, इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा इसको बनाया था। पूर्ण राज्य के दर्जे लेने की डिमांड हमारे कोई आज से नहीं, बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। इकलौती बार आपको याद होगा 2003 के अंदर सेंटर के अंदर एक ही बार पार्लियामेंट के अंदर ये बिल आया था पूर्ण राज्य का, वो बीजेपी के टाइम पे आया था। उस वक्त कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था। आप इस इलेक्शन की अगर बात करें, इसमें थोड़ी सी टेक्निक, हमने अभी भी नहीं कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा देना हम नहीं देना चाहते। हमने सिर्फ इतना कहा है कि इसके अंदर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि एक सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे एम्बेसीज भी हैं, देश की राजधानी है। इसको थोड़ा सा कंसर्न हमारा सिर्फ ये था कि इसको कंसेंसस बना के सबके साथ बैठ के इसको करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा में हमारी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और राज्यसभा में हमारी बहुमत नहीं है और हम कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहते क्योंकि हमें वो उल्टा पड़े या हमें उसको हम पूरा ना कर पाए। तो इसलिए हमने कभी भी नहीं कहा कि हम पूर्ण राज्य के दर्जे देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन चूंकि आप कहो विजन डॉक्यूमेंट में हमने नहीं डाला, उसका कारण सिर्फ 2 थे। एक कारण ये था कि बिकॉज ये टेक्निकल इश्यूज, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है इसके अंदर बातचीत बहुत जरूरी है। दूसरा, चूंकि हमारे अंदर राज्यसभा के अंदर हमारी मेजोरिटी नहीं है और कांग्रेस ने 2003 के अंदर हमें सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए हम लोग उसको बैठ के विचार विमर्श करके इसको हम करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। Mr. Khurana, we've seen times when Delhi was tagged as a rape capital as well. Law and order has been a problem. There were rising rapes. The number of rapes had been rising just last year, and when all the protests were out on the streets. So don't you think that this was one key point which you actually missed out in your manifesto? No way. We didn't release a manifesto. See, vision document. The vision document. I'm talking about the vision document. See our vision document. If you not come out with the manifesto. Let me answer this question. Let me answer this question. See, we are
on this opinion, which we have stated many times in our election campaign. We have a zero tolerance on women's security. We don't want any of the women should be raped in Delhi. No crime should be done in Delhi against women. We are very much serious about this. In fact, we have taken a lot of steps to stop all this, what has happened. And we are on a firm commitment. चलिए खुराना साहब, ब्रेक पर जाना है, उससे पहले एक आखिरी सवाल मेरा, बहुत ही संक्षेप में जवाब। जीत होगी तो किसके चेहरे पर बांधेंगे सेहरा, और हार होगी तो किसका सर फोड़ा जाएगा? जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे, हारेंगे नहीं। अगर जीतेंगे तो भी सामूहिक नेतृत्व, हारेंगे भी तो भी सामूहिक नेतृत्व हमारा लड़ता है। हम कोई वन मैन आर्मी नहीं है केजरीवाल जी की तरह या कांग्रेस में एक परिवार की तरह। हमारे यहाँ जो भी डिसीजन होते हैं सामूहिक डिसीजन होते हैं। जीतेंगे तो भी हम। किरण बेदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि जो भी नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा सामने ले आए हैं आप, उनका चेहरा ले आए हैं। देखिए वो उनका बड़प्पन है, वो अपने ऊपर सब कुछ लेना चाहती है, वो बोल लें। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं भी अपने ऊपर लेना चाहूंगा। मैं भी कार्य करता हूँ, मेरी जिम्मेवारी भी है। मैं आज अगर आपके सामने बैठा हूँ, हारेंगे तब भी आपके सामने बैठे हैं, जीतेंगे तो भी हम आपके सामने बैठे हैं। कार्यकर्ता है, कार्य की तरह काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुराना साहब, और शुभकामनाएं चुनाव नतीजों को लेकर। कुछ ही देर में जब खुलेंगी मतपेटियां, मतगणना शुरू होगी, लौटेंगे आप तमाम मेहमानों के पास। लेकिन फिलहाल नीलू, जिस तरीके का शुरुआती में कहूँ 1 घंटा जो मूड है, अलग अलग हमारे साथ बता रहे थे कि मिक्स मूड दिख रहा है, पार्टी कार्यालयों में भी कहीं गर्मजोशी है, तो कहीं थोड़ा सा माहौल ठंडा नजर आ रहा है। Exactly. And just in a moment from now, the picture will be absolutely clear. In fact, the trends will start coming in. But our continuous coverage on Rajya Sabha TV continues. Stay tuned.